केस स्टडी है सर ये। सिंप्लीफाइड बैंक हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम एज ऑन 31 मार्च 2024। ये सर बैंक का बैलेंस शीट है, यहाँ पे ऑन बैलेंस शीट है, यहाँ पे ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, और जो भी रिस्क वेट दिया है एज पर बेसल वन, यहाँ पे रिस्क वेट है। तो बेस्ड ऑन द केस स्टडी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ सिंप्लीफाइड बैंक्स रिस्क वेटेड असेट्स? कितना रिस्क वेटेड असेट है हमें वो बताना है सर। यहाँ पे दिया है सर कैश बैलेंसेस विथ आरबीआई एंड सिक्योरिटीज, इसके लिए सर कितना रखना है 0%। तो ये जो है कैश के लिए सर इंटू 0, ये आएगा 0। और ये आरबीआई के पास का भी सर, इसको रिस्क वेट कितना दिया है 0, इसको कितना दिया है सर 0, ये तो सभी तीनों भी 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट सर लोन्स टू अदर शेड्यूल्ड बैंक, क्लेम्स ऑन बैंक, ये क्या है सर 20%। इसको सर कितना आएगा 20%, 20% में कितना आएगा सर, ये 60 सीआर आएगा। ठीक है। रेसिडेंशियल मॉर्गेज, यहाँ पे हाउसिंग लोन सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज 250 है सर, 250 करोड़, इसको 50% इसका निकालिए, ये आएगा 125 करोड़। नेक्स्ट सर क्लेम्स ऑन कॉर्पोरेट्स 100% दिया है, यानी आपको यहाँ पे 600 करोड़ रखना पड़ेगा। इसका टोटल एडिशन कीजिए सर, कितना होता है देखिए, ये ऑन बैलेंस शीट का ये टोटल हो गया सर सभी 785 करोड़। ये तो सभी जीरो है, 60, 125 प्लस 600, बट फाइनेंशियल गारंटी टू अ कॉर्पोरेट 100 करोड़ है। इसके लिए सर कितना दिया है, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर फॉर दिस इज 100%। तो इसके लिए भी सर हमें 100 करोड़ रखना पड़ेगा। 785 प्लस 100, ये हो गया सर 885। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम केस स्टडी है सर, हमें क्वेश्चन 2 दिया है यहाँ पे। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड बैंक्स कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, सीआरएआर या कुक रेशियो, जो कि बेसल वन में हम उसे कुक रेशियो भी कहते हैं, वो कितना है बताना है। सर हमने रिस्क वेटेड एसेट जो निकाला था वो था सर 885 करोड़। नेक्स्ट सर अब हमें कैपिटल चाहिए, कैपिटल में क्या आता है सर, टीयर वन प्लस टीयर, टीयर वन कितना है सर 110 प्लस 40, कितना होगा सर 150 करोड़। सीआरएआर या कुक रेशियो का फार्मूला क्या है सर, यहाँ पे कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। कैपिटल कितना है सर 150 डिवाइडेड बाय 885 करोड़, ये परसेंटेज में है सर, तो हमें इंटू 100 करना है। ये आ रहा है सर नियर अबाउट 16.94। कहाँ पे है सर, बी इज करेक्ट आंसर, जो कि बेसल थ्री में कितना बताया सर, बैंक इंडिया में 11.50 और बेसल वन में इंडिया में 9% बताया था। ये बेसल थ्री गाइडलाइंस, और ये बेसल वन में इंडिया में बेसल वन के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम केस स्टडी है सर। इफ द मिनिमम सीआरएआर प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेटर इज 9%, रेगुलेटर ने कितना प्रिस्क्राइब किया है सर 9%, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर सिंप्लीफाइड बैंक। रेगुलेटर ने 9% रखा है सर, और अपना कितना आया था सर 6.90%, मतलब अब रेगुलेटर्स रिक्वायरमेंट, रेगुलेटर्स रिक्वायरमेंट। तो द बैंक इज नॉन कंप्लायंट, बैंक सा क्या है सर कंप्लायंट है। द बैंक इज कंप्लायंट एज इट्स टोटल सीआरएआर इज सिग्निफिकेंटली अबव द मिनिमम रिक्वायरमेंट, बी इज करेक्ट। द बैंक मस्ट रिड्यूस इट्स टीयर टू कैपिटल टू इंप्रूव इट्स कैपिटल एडिक्वेसी। सर टीयर टू का कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ाने के लिए टीयर वन टीयर टू में सर कैपिटल बढ़ाना है, ये तो रॉन्ग हो गया। द बैंक नीड्स टू इमीडिएट इंक्रीज होल्डिंग, ये भी सर रॉन्ग है, बी इज करेक्ट। Next case study, Bank X holds 1000 crore in corporate loan. Risk कितना है सर 100% risk weight and 500 crore in government securities, वहां पे 0% risk weight है। What should be the minimum capital required under Basel 1? 8% CRAR दिया है सर, कितना है रिक्वायरमेंट 8% का, गवर्नमेंट में सर 500 दिया है। रिस्क वेट कितना है सर इसका 0 है, तो आपको रिस्क वेटेड एसेट कितना है सर ये 0। ये सर आपका एक्सपोजर, ये रिस्क वेट,
नेक्स्ट सर, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट को कितना है सर? 1000 करोड़। रिस्क वेट कितना है सर इसको? 100%। तो कितना आया सर ये? 100% दिया तो 1000 करोड़, क्योंकि ये परसेंट है, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 है। तो ये कितना है सर? 1000 करोड़ आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो सर क्या बोला है सर? CRAR इज इक्वल्स टू कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट। ठीक है, कैपिटल में क्या आता है सर? टीयर 1 प्लस टीयर 2, ये याद रखना। CRAR कितना है सर? 8%, यानी ये है कैपिटल। ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट कितना है सर? 1000। तो इसका क्या आएगा सर नेक्स्ट? कैपिटल इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा सर। आपको कैपिटल रखना पड़ेगा सर इसके लिए 80 करोड़। ये इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी। अ बैंक इश्यूड अ 100 crore letter of credit with a 20% credit conversion factor. Risk weight is equals to 100%. What is the risk weighted asset and capital requirement? 8% रेगुलेटरी का कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या है सर? एलसी का एक्सपोजर कितना है? 100 करोड़। सर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी होता है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, उसको सर हम कन्वर्ट करते हैं विथ क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर को रिस्क कैलकुलेशन के लिए। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर यूज करके उसे हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना दिया है सर? 20%। 100 करोड़ का सर 20% दिया है, यानी ये 20 CR हो गया। ठीक है, 20 करोड़। इसका कितना बोला है सर? ये 100% बोला है। ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट कितना है? 100 करोड़ का हमने सर 20% जो क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर से 20 करोड़ निकाल लिया। ये क्या है सर? रिस्क वेटेड एसेट है। कितना? 20 करोड़। अब 20 करोड़ के लिए हमें कितना कैपिटल रखना पड़ेगा सर? CRAR क्या फॉर्मूला क्या है? कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। कितना है? 20 है। तो सर CRAR कितना है सर? 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20। ये हो गया अपना कैपिटल। ठीक है, ये आ गया सर अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट 1.60। तो बी क्या है सर? करेक्ट है। हमने क्या किया है सर यहाँ पे? जो भी 100 करोड़ है उसको हमने क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर से हमने रिस्क वेट असाइन किया है, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर से हमने कन्वर्ट किया है। जो भी आया है क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर से, उसको रिस्क वेट कितना है सर? 100%। कितना है? 100%, यानी 20 करोड़ आया अपना, उसका रिस्क वेट कितना है सर? 20 करोड़। और हमें रखना है सर 1.60 करोड़ एज ए कैपिटल। Next case study. ABC Bank is considering a collateralized loan transaction. तो ABC बैंक collateralized लोन देने का सोच रहा है सर। The collateral is a pool of assets. They have received a principal only rating. तो सर बैंक को मिला है सर प्रिंसिपल ओनली रेटिंग फॉर दिस कोलेटरल पूल, which indicates a very high likelihood of principal repayment but makes no assessment about the interest. प्रिंसिपल ओनली रेटिंग में क्या होता है सर? ये सिर्फ हमें बताता है प्रिंसिपल विल कम बैक। मतलब क्या है सर? प्रिंसिपल वापस आएगा, बैंक को प्रिंसिपल मिलेगा, बट वो इंटरेस्ट रेट के लिए कुछ नहीं बोला है सर। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है सर, जो इंटरेस्ट आने वाला है, इंटरेस्ट अमाउंट के बारे में उसने कुछ बोला नहीं। ठीक है, The bank's treasury team argues that since the principal is protected, वो सिर्फ किसके बारे में बोल रहे सर? प्रिंसिपल के बारे में, not about interest. They should be allowed to use this rating to reduce their capital charge for the loan. तो ट्रेजरी क्या आर्ग्यू कर रहा है? हमारा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है, तो हमें एज पर सीआरएम हमें प्रिंसिपल ओनली रेटिंग यूज करने के लिए अलाउ करना चाहिए, उसका कैपिटल चार्ज कम करने के लिए। बेस्ड ऑन द सीआरएम फ्रेमवर्क इज दिस परमिसेबल? एज पर बेसल में सर ये परमिसेबल है क्या? फर्स्ट ऑप्शन यस, बिकॉज अ प्रिंसिपल ओनली रेटिंग डायरेक्टली एड्रेस द कोर क्रेडिट रिस्क ऑफ लॉस ऑफ प्रिंसिपल। ये सर रॉन्ग है। क्यों सर? एज पर बेसल नॉर्म, सीआरएम फ्रेमवर्क में सर आपको ओनली प्रिंसिपल ओनली
यूज करने का परमिशन नहीं है फॉर कैपिटल चार्ज के लिए। प्रिंसिपल ओनली रेटिंग नॉट अलाउड टू यूज, नॉट अलाउड, आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, इसमें सर आपको फुल यूज करना है। फुल रेटिंग मतलब सर क्या क्या आएगा इसमें आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओनली प्रिंसिपल बेसल में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सेकंड इज रॉन्ग। Yes, but only if the bank also holds capital for the interest portion separately. नहीं सर, आपको यूज करना है तो दोनों करो, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का अलग अलग नहीं हो सकता। आपको रेटिंग यूज करना है, कंप्लीट यूज करना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ओनली। प्रिंसिपल के लिए आप कैपिटल चार्ज के लिए कंसेशन मांगे और इंटरेस्ट के लिए अलग कैपिटल, ये एस बेसल में नहीं है। No, because principal only ratings are explicitly not allowed within the CRM framework. C is correct. No, because the collateral is a pool of asset and not cash. ये रहने दीजिए सर asset, बट यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई बोला ही नहीं, इसलिए डीबी रॉन्ग है। सी इज करेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल ओनली रेटिंग अलाउड नहीं है एज पर बेसल, सिर्फ आप इसमें यूज कर सकते हो कंप्लीट रेटिंग जिसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी। बैंक एक्स इंडिया मेंटेन्स द फॉलोइंग कैपिटल रेशियोज। बैंक एक्स कहाँ का है सर, इंडिया में है। उसने नीचे वाला जो दिया है वो कैपिटल रेशियो मेंटेन किया है। उसमें है फर्स्ट, कॉमन इक्विटी टीयर वन 5.5%, एडिशनल टीयर वन 1.5%, टीयर टू 2.0%। क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, बैंक का क्या पोजीशन है एज पर द minimum Basel III capital requirements set by the Reserve Bank of India, excluding the capital conservation buffer. कैपिटल कंजर्वेशन बफर का सर जो कैपिटल है वो छोड़ के एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसल थ्री का मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो बैंक ने फॉलो किया है क्या नहीं, ये बताना है। नीचे ऑप्शन दिया है। तो कैपिटल में क्या क्या आता है सर, कैपिटल में आता है टीयर वन प्लस टीयर टीयर वन एंड टीयर टीयर वन बाद में सर, और टीयर वन को क्लासिफाई किया गया है कॉमन इक्विटी कोर कोर कैपिटल कॉमन इक्विटी टीयर वन एंड एडिशनल टीयर। टोटल कितना लगेगा सर, कैपिटल कंजर्वेशन बफर छोड़ के 9% एज पर आरबीआई, और सर सीसीबी कितना है 2.5%, ये छोड़ के बताना है, ये 9% है। उसमें सर टीयर वन में कितना है 7%, टीयर टू में कितना है सर 2%, कॉमन इक्विटी टीयर वन में कितना है 5.5%, एडिशनल टीयर वन में कितना है सर 1.5%। ठीक है, अब देखिए सर कैपिटल यहाँ पे कंप्लाई किया है कि नहीं, कॉमन इक्विटी टीयर वन 5.5%, ओके कंप्लाई, एडिशनल टीयर वन 1.5% कंप्लाई, ये दोनों मिला के कितना होगा सर 7%, तो टीयर वन भी कंप्लाई हो गया। टीयर टू कितना है सर 2%, ये भी कंप्लाई हो गया। तो complies fully the minimum common equity tier 1 and total capital ratios। तो ये करेक्ट है सर, यहाँ पे क्या है कॉमन इक्विटी टीयर वन 5.5% ये कंप्लाई किया है, टीयर वन भी कंप्लाई, एंड टोटल कैपिटल रेशियो जो कि 9% है, सभी का 7 प्लस 2 9% आ गया। और इसमें कैपिटल कंजर्वेशन बफर करोगे तो 11.50 जो कि टोटल हो जाता है, बट यहाँ पे एक्सक्लूडिंग ये बोला है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं सर। नेक्स्ट केस स्टडी सर, ग्लोबल बैंक लिमिटेड है, has a sophisticated internal risk management department with robust historical data to model its probability of default and loss given default. The bank wishes to use its own internal models to more precise in calculating its capital requirement for credit risk. क्या है सर, एक ग्लोबल बैंक लिमिटेड है, उसका जो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो रोबस्ट है, और उसके पास में सर हिस्टोरिकल डेटा है। ठीक है, कौन से चीज के लिए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉस गिवन डिफॉल्ट। तो बैंक को सर उनका खुद का इंटरनल मॉडल यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग क्रेडिट रिस्क। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अंडर बेसल टूज पिलर वन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज द बैंक एमिंग टू अडॉप्ट। ठीक है,
एज पर बेसल बैंक को कौन सा अप्रोच यूज करना है जब उनके पास इंटरनल रोबस्ट डेटा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉस गिवन डिफॉल्ट। चार ऑप्शन है सर। स्टैंडर्डाइज अप्रोच, फाउंडेशनल इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, एंड एडवांस इंटरनल रेटिंग आईआरबी अप्रोच एंड बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या होता है सर? इसमें सर आरबीआई कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अलाउ करता है कि आप रेटिंग दे दीजिए डिपेंडिंग ऑन, आरबीआई कुछ पैरामीटर देता है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। और दो टाइप है सर, इंटरनल रेटिंग बेस्ड, ये बी एंड सी, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के क्रेडिट में नहीं है। अब बचा क्या है सर? बी एंड सी। अब सर टोटल 4 पैरामीटर है, टोटल 4 पैरामीटर से वो यूज करके आईआरबी के अंडर क्रेडिट रिस्क के लिए कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। 4 पैरामीटर्स कौन से है सर? फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, सेकंड लॉस गिवन डिफॉल्ट, थर्ड है सर एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, एंड फिफ्थ है मैच्योरिटी, मतलब लोन का टेनर क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मतलब क्या है सर? जो लोन है वो डिफॉल्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। लॉस गिवन डिफॉल्ट मतलब सर, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है सर, आप देख लेना उसका। अब सर इसमें दो अप्रोच है, एक है फाउंडेशन और दूसरा है एडवांस, ठीक है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट फाउंडेशन में कौन कैलकुलेट करता है, डेटा कौन देता है सर? फाउंडेशन में बैंक खुद कैलकुलेट करता है, एडवांस में भी खुद बैंक कैलकुलेट करता है, ठीक है। लॉस गिवन डिफॉल्ट इन फाउंडेशन में सर सुपरवाइजर कौन देता है सर? सुपरवाइजर और आरबीआई। और एडवांस में खुद बैंक यूज करता है, बैंक का इंटरनल यूज करता है जो कि पास डेटा है उसका। एक्सपोजर एट डिफॉल्ट यहाँ पे भी सर सुपरवाइजर यानी कि आरबीआई देता है, यहाँ पे बैंक उसका खुद का यूज करता है। मैच्योरिटी सर बैंक और सुपरवाइजर देता है, और यहाँ पे सर बैंक, मतलब एडवांस अप्रोच में जो चारों पैरामीटर है वो बैंक खुद में कैलकुलेट करता है हिस्टोरिकल डेटा को लेके। और सर फाउंडेशन में सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बैंक का खुद का रहता है, एंड मैच्योरिटी बैंक या सुपरवाइजर देता है, बाकी टू आपका सुपरवाइजर देगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा सर आंसर? एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या है सर? बैंक के पास खुद का मॉडल है सर, तो खुद का है तो एडवांस यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी सर, नेशनल बैंक इज असेसिंग 50 crore term loan to a manufacturing company. The credit officer is analyzing the value and quality of the plant and machinery offered as collateral to estimate the potential recovery if the borrower defaults। क्या है सर यहाँ पे क्वेश्चन में? नेशनल बैंक क्या कर रहा है सर? असेस कर रहा है 50 करोड़ टर्म लोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो क्रेडिट ऑफिसर क्या कर रहा है सर? एनालाइज कर रहा है वैल्यू एंड क्वालिटी जो प्लांट एंड मशीनरी बैंक को एज ए कोलेटरल ऑफर कर रहा है, ठीक है। टू एस्टिमेट कि बोरो डिफॉल्ट हो गया तो कितना रिकवरी हो सकता है इसमें। विच ऑफ द फोर की आईआरबी पैरामीटर्स इज द ऑफिसर प्राइमरीली एस्टिमेटिंग? ये जो चार पैरामीटर्स है आईआरबी के अंडर, उसमें का कौन सा करेक्ट ऑफिसर एस्टिमेट कर रहा है इसमें, ठीक है। आईआरबी में सर ये चार आता है इंटरनल रेटिंग बेस में। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या सर? चांस, चांसेस ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट। क्या बता रहा है सर यहाँ पे? बोरो डिफॉल्ट होने का क्या चांसेस है, ठीक है। क्या देखो ये प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? वर्ड में है सर। प्रोबेबिलिटी किस चीज की? डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सेकंड क्या है सर? लॉस गिवन डिफॉल्ट, मतलब क्या है सर? लॉस कितना होगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट, बैंक को कितना लॉस होगा, लॉस गिवन डिफॉल्ट मतलब बैंक को कितना लॉस होगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट आफ्टर सेलिंग कोलैटरल।
आफ्टर सेलिंग कोलेट्रल। वर्ड में ये सर यहाँ पे लॉस कितना होगा डिफॉल्ट होने के बाद, चांसेस कितने हैं बोरो डिफॉल्ट करने का। एक्सपोजर एट डिफॉल्ट मतलब क्या है सर, एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट कितना अमाउंट अनपेड, अमाउंट अनपेड। मैच्योरिटी, ये सर आपका लोन का टेंडर या रन पीरियड रहता है, ठीक है, लोन का रन, जो लोन का पीरियड रहता है ये मैच्योरिटी रहता है। एक्सपोजर एज एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट कितना एक्सपोजर है, ठीक है, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। यहाँ पे कौन सा केस एप्लीकेबल हो रहा है सर, बी, क्योंकि वो क्या कर रहा है सर, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू एस्टिमेट कर रहा है डिफॉल्ट होने के बाद कितना रिकवर कर होगा, तो ये होता है बी के साथ, बी पैरामीटर के साथ मैच हो रहा है, तो बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी, एट अ रेगुलेटरी कंप्लायंस मीटिंग a junior analyst at ABC Bank states, for our retail portfolio under the IRB approach, we are required to use the advanced method and we do not need to input a maturity parameter into our capital model. Question, is the analyst statement correct according to Basel IRB guidelines? क्या है सर, मीटिंग चल रहा था रेगुलेटरी कंप्लायंस का, उसमें जो जूनियर एनालिस्ट है एबीसी बैंक का, उसने अपना स्टेटमेंट रखा कि सर अपना जो रिटेल पोर्टफोलियो है, हम जो इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं ना, उसमें हमें सर सिर्फ एंड सिर्फ एडवांस्ड मेथड यूज करना है, बेसिक वाला यूज नहीं करना है, ठीक है, एडवांस यूज करना है, वो डू नॉट नीड, और ये कैलकुलेट करने के लिए सर हमें मैच्योरिटी पैरामीटर नहीं चाहिए फॉर कैपिटल मॉडल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या गलत है ये बताना है सर। फॉर रिटेल एक्सपोजर, फॉर रिटेल एक्सपोजर अंडर आईआरबी ओनली एडवांस्ड आईआरबी इज यूज्ड, बेसिक वाला हम यूज नहीं करते, यही यूज करते हैं, और मैच्योरिटी पैरामीटर जो है ये ओमिट हो जाता है। जब एडवांस्ड यूज कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट कौन कैल, कुछ के पास रहता है सर पास डेटा ऑफ बैंक, इसमें कौन देता है सर, बैंक का खुद का डेटा रहता है, इसमें सुपरवाइजर नहीं देता, बेसिक में सर ये चीजें सुपरवाइजर देता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बैंक का खुद का रहता है, बाकी टू सुपरवाइजर देता है, बट यहाँ पे हमें रिटेल में सर सिर्फ एडवांस्ड ही आईआरबी यूज करना है, उसके लिए तीनों चीजें बैंक खुद कैलकुलेट करता है। ऑप्शन कौन सा है देखिए सर इसमें, नो, नो वाला तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एडवांस अप्रोच है, ये भी नहीं, यस, ओनली द एडवांस आईआरबी अप्रोच इज प्रिस्क्राइब्ड एंड द मैच्योरिटी पैरामीटर इज ओमिटेड, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट केस स्टडी सर, प्रॉस्पेरिटी बैंक है, एज एन एक्सपोजर टू अ कॉर्पोरेट बॉन्ड issued by XYZ Limited. The bond has an double A rating from a recognized rating agency. This double A rating is an issue specific rating that explicitly factors in the strong and irrevocable guarantee provided by the bond's promoter ABC Group. Prosperity Bank now wants to use this same guarantee from ABC Group to claim further capital relief under CRM framework for its holding of this bond. सर थोड़ा टफ है, समझेंगे हम इसको, क्या है सर, प्रॉस्पेरिटी बैंक है, प्रॉस्पेरिटी बैंक ने लोन या कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू, जो इश्यू किया है एक्सवाइजेड में, उसमें पैसा दिया है, एक्सवाइजेड को पैसा दिया है या लोन दिया है समझिए, और इसने बॉन्ड इश्यू किया, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्रॉस्पेरिटी बैंक ने एक्स वाई जेड को लोन दिया है, ठीक है, जो बॉन्ड है सर ये, उसको जो रेटिंग है डबल ए रेटिंग, ठीक है, डबल ए रेटिंग कौन सी है सर, इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग, इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग मतलब सर पर्टिकुलरली इस लोन के लिए जो इश्यू किया है ना सर ये बॉन्ड, इसके लिए सपोज एक्स वाई जेड का कोई दो तीन लोन होगा या है, जो ये रेटिंग है ना इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग, बस इस पर्टिकुलर लोन के लिए ये डबल ए रेटिंग, समझ गई है, और सिंपल समझाता हूं सर, ये प्रॉस्पेरिटी बैंक है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बैंक ने सर
XYZ लिमिटेड को लोन दिया है या पैसा दिया है, मनी दिया है, ठीक है। XYZ बैंक ने सर इसने को बॉन्ड इश्यू कर दिया, ठीक है। XYZ ये जो बॉन्ड है ना सर, इस बॉन्ड को डबल ए रेटिंग है। बस इश्यू स्पेसिफिक मतलब सर इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए ही डबल ए रेटिंग है, ये इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग हो गई, ठीक है। बट ये डबल ए रेटिंग क्यों है सर? Because strong and irrevocable guarantee provided by bonds promoted ABC group। ये डबल ए रेटिंग इसलिए है, XYZ के लिए नहीं है सर। ये है एबीसी ग्रुप ने जो स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने सर इसके लिए क्या दिया है सर? गारंटी दिया है बैंक को, ठीक है। एबीसी ग्रुप क्या है सर? जैसे रिलायंस जो है स्ट्रॉन्ग है सर, वो इसलिए सर इन्होंने स्ट्रॉन्ग एंड इररिवोकेबल गारंटी है, तो इस वजह से ये डबल ए रेटिंग है, सिंपल है। अब प्रोस्पेरिटी बैंक क्या करना चाहता है सर? सेम गारंटी जो है एबीसी ग्रुप ने जो दिया है, फर्दर क्लेम कर रहा है कैपिटल रिलीफ के लिए, ठीक है। अब सर क्या है? सिंपल, जब डबल ए रेटिंग के टाइम पे ही आपने जो कैपिटल है, डबल ए रेटिंग की वजह से सर आपको कैपिटल कम रखना पड़ेगा। डबल ए रेटिंग है, कैपिटल आपको कम रखना पड़ेगा, लेस कैपिटल। बट अब बैंक और एक बार सर क्लेम कर रहा है कि हम और हमें रिलीफ दे दीजिए, बट ये बेसल नॉर्म में या सीआरएम फ्रेमवर्क में है क्या सर? ये नहीं है। आप जो भी चीज है कैपिटल रिलीफ है, आप कैपिटल रिलीफ यू कैन नॉट टेक ट्वाइस और मोर देन वन। आप एक ही बार कैपिटल रिलीफ ले सकते हो, एक से ज्यादा आप नहीं ले सकते, इसे है ये डबल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैपिटल रिलीफ सिर्फ ओनली वन टाइम ले सकते हो, नॉट मोर देन वन टाइम। तो ऑप्शन देखिए सर, कैपिटल रिलीफ कैन बी ग्रांटेड, नहीं ले सकते क्योंकि आपको डबल काउंट नहीं, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा कैपिटल रिलीफ में, ये रॉन्ग। कैपिटल रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ द बैंक्स लीगल डिपार्टमेंट, ये लीगल डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट कंफर्म करने दो सर, नहीं मिलेगा, बी में भी नहीं मिलेगा। कैपिटल रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड एज it would lead to double counting of the same credit risk mitigation technique। तो C is correct, A, B and D is wrong, ठीक है।